नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है। जजों की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल प्रोविजंस नहीं दिए गए। ये जो जितने भी प्रोविजन उसमें केवल इतना लिखा गया है कि द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड द सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट्स इट। मीनिंग दैट उसमें केवल इतना कहा गया है कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मतलब सीनियर मोस्ट जज और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से एक कंसल्टेशन करेंगे। उसके बाद सीजेआई की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर हाई सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज और हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें सीजेआई की जो कंसल्टेशन होगी यह प्रेसिडेंट के लिए लेना क्या नेसेसरी है, अनिवार्य माना गया है। ये सिंपल प्रोसेस कहा गया है। बट क्या ये प्रोसेस इतना ही सिंपल है? नहीं। यहाँ वर्तमान में जो हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति होती है एक सिस्टम के द्वारा होती है जिस सिस्टम को हम लोग कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। और यह कोलिजियम सिस्टम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई मेंशन नहीं है। यह कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट के साथ डेवलप हुआ है और अपने प्रेजेंट स्वरूप में आया हुआ है। तो हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, यह कैसे डेवलप हुआ और इसके प्रेजेंट स्वरूप क्या है। तो मैं पहले आपको इसका बताता हूँ कि प्रेजेंट स्वरूप क्या है। वर्तमान में हमारे यहाँ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज और एक सीजेआई, टोटल 5 व्यक्ति मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं, कोई एक नाम रेकमेंड करते हैं कि आप एक्स व्यक्ति को जज बनाइए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर दी कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट उन व्यक्ति को जज बना दिया जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है और वर्तमान में यही प्रोसेस कोलिजियम सिस्टम कहलाती है। तो यह कोलिजियम सिस्टम बनी कैसे, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये एक वर्ड है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, कंसल्टेशन। ये कंसल्टेशन के लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ और इसी कंसल्टेशन वर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिस केस को हम लोग कहते हैं एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसको बाय द वे हम लोग फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। फर्स्ट जजेस केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या जो कंसल्टेशन सीजीआई या अन्य जज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग इन नेचर है या नहीं है। मीनिंग जो सलाह दिया जाता है जजों के द्वारा प्रेसिडेंट को, क्या ये उन पे बाध्यकारी है, उनके लिए मानना अनिवार्य है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता में फैसला दिया और कहा कि जो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नथिंग मोर देन दैट। मतलब नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ये फैसला दिया कि जो प्रेसिडेंट हमसे सलाह लेते हैं यह केवल एक विचारों का आदान प्रदान है, सलाह है, इसके आगे कुछ नहीं है। और जजों की नियुक्ति होती रही। बट ठीक 11 साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट के सामने और केस गया जिस केस को हम लोग कहते हैं सेकेंड जजेस केस। सेकेंड जजेस केस ऑफ 1993। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जो जजमेंट है उसको रिवर्स करते हुए फैसला दिया कि अब जो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग इन नेचर होगा। बट ये जो कंसल्टेशन होगा यह केवल और केवल सीजीआई का नहीं होगा। सीजीआई तो होंगे ही, भारत के सीजीआई होंगे प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी जो है ये मिलके, मीनिंग टोटल 3 जजेस मिलके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे और बताएंगे इनको कि हाँ एक्स व्यक्ति को किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। और इस केस में यह जो कंसल्टेशन या जो सलाह या रिकमेंडेशन है यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग इन नेचर होगा। साथ ही में इससे एक विवाद उत्पन्न यह हुआ कि क्या 3 जज पूरे सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इस पे काफी डिबेट हुआ तो बात निकल गया नहीं। तो एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस डाला, उस केस को हम लोग कहते हैं बार एसोसिएशन एडवोकेट ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया ये केस था थर्ड जजेस केस, थर्ड जजेस केस ऑफ 1998। और इस केस में कहा गया कि ये जो कंसल्टेशन सीजीआई देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या सीजीआई तो होंगे ही प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। मीनिंग दैट सिंपल आप ऐसे समझिए कि जो सेकेंड जजेस केसेस में सीजीआई के अलावा 2 और जजेस थे, थर्ड जजेस केस में सीजीआई प्लस 4 जज कर दिया गया।
टोटल 5 जजेस मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया को कंसल्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, देन ये जो सलाह होगा उन पे बाध्यकारी होगा। ठीक है? अब इसमें आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट कहीं नहीं आ रही, मतलब भारत सरकार का रोल इसमें कहीं नहीं आ रहा है। तो भारत सरकार क्या करती है कि 2014 में संविधान में एक संशोधन करती है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है और इसके द्वारा एक कमीशन गठन किया आता है जिसको हम कहते हैं एनजेक। एनजेक का पूरा नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की केवल एकाधिकार मोनोपोली नहीं होगा, इसमें सरकार भी अपनी हस्तक्षेप करेगी और एक लॉ मिनिस्टर होंगे, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होंगे और सुप्रीम कोर्ट से 3 जजेस, एक जो है सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। मतलब सरकार ये कह रही थी कि जजों की अपॉइंटमेंट में अब हम लोग भी भागीदारी करेंगे और जजों की नियुक्ति सब मिल के करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहा। बट एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने 2015 में और इस केस को हम लोग कहते हैं फोर्थ जजेस केस। फोर्थ जजेस केस 2015 और फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने ये जो 99th अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंडमेंट ही क्या है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इस अमेंडमेंट को नलीफाई करती है, इसके नलीफाई होते ही एनजेक भी ऑटोमेटिकली नलीफाई हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है सरकार का जुडिशरी में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस माना जाएगा और ये जो है एनजेक पूरी तरीके से इलीगल है और हम जो है सुप्रीम कोर्ट इसको हम लोग वैलिड नहीं मानते। और तब से हमारी पुरानी सिस्टम कोलिजियम सिस्टम ही आ रही है और जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही किया जा रहा है। अब मैं समरी के रूप में आपको बता दूं कि वर्तमान में कोलिजियम सिस्टम क्या है। सिंपल सा, एक सीनियर मोस्ट 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और एक हमारे सीजेआई होंगे। ये 5 व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यक्ति का एक नाम उठाएंगे और यह लॉ मिनिस्ट्री को दी जाती है। भारत में जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर होते हैं उनको नाम रिकमेंड किया जाता है। ये नाम आफ्टर द आईबीएन रॉ के इन्वेस्टिगेशन के बाद जाती है कैबिनेट के अप्रूवल के लिए और वहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कैबिनेट हेडेड किया जाता है उसके अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड किया जाता है कि हाँ या इस नाम को आप रेकमेंड कीजिए और जजों की नियुक्ति की जाती है। यही हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति की प्रोसेस है। थैंक यू।